अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कैद आदम को जहर दिया गया था। क्या कैद आदम इस बात का राज जानते थे। नाजरीन, ये बात है 1937 की। मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ से ख़िताब करके बम्बई में वापस जा रहे थे। वहाँ उनका अपना घर था, वो वहाँ आराम करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें शदीद खांसी का दौरा पड़ा। वो खांसते खांसते बेहाल होने लगे और साथ में उन्हें बुखार भी हो गया और अपने घर पहुँचने से पहले उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इस वक्त कैद आदम की उम्र 61 वर्ष थी और उन्होंने उस बीमारी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। दरअसल कैद आदम वो शख्स थे जो डॉक्टरों के पास हर वक्त जाना बेहतर नहीं समझते थे। उनका ख्याल था कि अगर सेहतमंद रहना है तो डॉक्टरों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन जब काफ़ी दिन तक उनकी तबीयत ना संभली तो डॉक्टर से रजू करना ही पड़ा। और यही वो लम्हा था नादरीन जब पहली बार कैद आदम को एहसास हो गया कि 61 वर्ष के इस कमज़ोर जिस्म में कुछ सीरियस गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दिया, मगर कैद आज़म ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी। ये नहीं था कि उनको अपनी सेहत का ख्याल नहीं था, उनको एहसास था, मगर उनके जहन में ये ख्याल था कि अगर उनकी बीमारी की खबर फैल गई तो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा था कि पार्टी में उनके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ लड़ सके। तो इसलिए उन्होंने अपनी इस बीमारी को भी पार्टी से छुपाए रखने का फ़ैसला किया और उन्होंने मुलाकातें कम कर दी ताकि वो खांसें और लोगों को उनकी बीमारी का पता न लगे। नाजरीन, क्या ही अच्छे लीडर का बेहतरीन फ़ैसला था। अगर कोई आम इंसान होता तो वो ये फ़ैसला ना करता। वो अपने लोगों के सामने और मुखालफिन के सामने मजबूत दिखाई देना चाहते थे। नाजरीन, इसके साथ ही कैद आज़म ने अपना घर तब्दील कर लिया, क्योंकि अगर वो इस घर में रहते और खांसते तो कोई सुन लेता और लोगों तक ये खबर पहुंच जाती कि जिन्ना तो काफ़ी बीमार हो गए हैं। आप जानते हैं कि बम्बई में कैद आज़म के पास 15,000 गज फुट पर मुश्तमिल एक बड़ा घर था, जिसे अब कैद आज़म हाउस कहा जाता है। वहाँ शिफ्ट हो गए। नाजरीन, इन इक़दामात से कैद आज़म ने अपनी बीमारी को लोगों से तो छुपा लिया था, मगर वो अपनी बहन फातिमा जिन्ना से ना छुपा पाए, क्योंकि वो कैद आज़म के हर वक्त साथ रहती थी। वो जानती थीं कि कैद आज़म की सेहत ठीक नहीं है। वो अपने भाई से अक्सर कहती थीं कि भाई कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी कर लिया करें। इस पर कैद आज़म कहा करते थे, फातिमा, क्या कभी सुना है कि तुमने फ़ौज अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही हो तो उसका लीडर, उसका कमांडर या जनरल छुट्टी पर चला जाए। ये सुनकर फातिमा जिन्ना खामोश हो जाती। वो तो नाजरीन चुप हो जाती, मगर वो नासूर जो कैद आज़म के जिस्म में बन रहा था वो खामोश ना हुआ और कैद आज़म की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही थी, क्योंकि इसकी एक अहम वजह थी क्या मैं पाकिस्तान का करीब आते जाना और कैद आज़म का तकरीर के लिए लोगों में जोश पैदा करना। मगर अब कैद आज़म से इतनी देर खड़े रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए जब कभी कैद आज़म लंबी तकरीर करते तो उनके फेफड़े दबाव में आ जाते थे, जिसके बाद कैद आज़म अक्सर घंटों हाँफते रह जाते। ये बहुत बड़ी अज़ियत थी जो कैद आज़म खामोशी से सहते जा रहे थे और क्या मैं पाकिस्तान की मंजिल करीब आती जा रही थी। अभी तक न सिर्फ कैद आज़म बल्कि किसी को भी इस बीमारी का इल्म न था कि ये आखिर बीमारी है क्या। लेकिन एक दिन कैद आज़म पर यह राज खुल गया कि ये क्या बीमारी है। 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो उसके बाद कैद आज़म की मसरूफियात भी बढ़ गई। नवंबर 1940 में जब कैद आज़म को आराम करना चाहिए था, मगर वो अपनी अहम सियासी मीटिंग के सिलसिले में मुंबई से दिल्ली आए। हालांकि उस वक्त तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और तब उनकी उम्र भी 63 वर्ष हो चुकी थी। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि उनकी तबीयत एक बार बुरी तरह बिगड़ गई। सेहत इतनी ख़राब हुई कि आप दर्द से चिल्ला उठे। फातिमा उस वक्त साथ थी। वो गर्म पानी से टकोर करती रहीं। इसी हालत में जब वो दिल्ली पहुँचे तो फातिमा उन्हें सहारा देकर औरंगज़ेब रोड वाले घर ले आईं और डॉक्टर को बुला लिया।
डॉक्टर ने मुआयना किया और उनको बताया कि उनको सांस की तकलीफ़ लाहक हुई है। जो इस वक्त उनकी हालत है उन्हें उस वक्त आराम करना चाहिए, कम अज़ कम 15 दिन। डॉक्टर मशवरा और दवाई देकर चला गया, लेकिन कैद आज़म दूसरे दिन उठे और उन्होंने 2 जंगें लड़नी थी। एक कांग्रेस में अपने सियासी हरीफों से लड़नी थी, तो दूसरी तरफ अपने कमज़ोर होते जिस्म के साथ लड़ना था। और इसी तरह अपने अंदर की जंग लड़ते लड़ते एक दिन वो गिर पड़े। हुआ यूँ कि 1941 में आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि आप का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया और आप गिर पड़े। फातिमा जना ने उन्हें बर्थ पर लिटा दिया और डॉक्टर्स को बुला लिया, और एक बार फिर वो सेहतयाब होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। फिर आपकी अनथक मेहनत का नतीजा 1946 में कामयाबी की सूरत में मिली और कैद आज़म मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। एक बार कैद आज़म की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और जब फातिमा जना और कैद आज़म शिमला गए हुए होते हैं, फातिमा जना फ़ौरन डॉक्टर पटेल को बुला लेती है और डॉक्टर पटेल कैद आज़म को लोगों के हजूम से बचा कर ले जाते हैं, क्योंकि तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि कैद आज़म उस वक्त बात करने की कोशिश करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, और तब तक भी लोगों को आपकी बीमारी का इल्म नहीं होता। और फिर डॉक्टर पटेल अपनी निगरानी में हस्पताल में कैद आज़म का इलाज होता रहा। इस इलाज से कैद आज़म फिर से सेहतमंद भी आने लगे, मगर डॉक्टर पटेल को अब शक हुआ कि ये बुखार का आ जाना और खांसी के दौरे से तबीयत का बिगड़ जाना ये मामूली नहीं है। फिर डॉक्टर पटेल ने वो किया जो शायद बहुत पहले करना चाहिए था, कैद आज़म के फेफड़ों का एक्सरे कराने का फ़ैसला किया। जून 1946 का महीना था और डॉक्टर पटेल के सामने कैद आज़म की रिपोर्टें आई हुई थीं। उनके माथे पर रिपोर्टें पढ़कर पसीना आने लगा, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट में कैद आज़म के फेफड़ों पर 2 बड़े सुराख थे और कैद पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले टीबी के मरीज़ हो गए थे और मर्ज़ भी उस स्टेज पर था जहां से वापसी नहीं थी। उनके फेफड़ों का गोश्त ख़त्म हो रहा था और उसकी जगह सुराख नमूदार हो रहे थे। बीमारी का इस हद तक पहुंच जाने का मतलब ये था कि कैद आज़म की ज़िंदगी के बामुश्किल 2 या 3 बरस रह गए हैं। अगर उन्हें बर वक्त अस्पताल में दाखिल करा लिया जाता और वो कुछ दिन आराम कर लेते तो वो अपनी ज़िंदगी के कुछ और बरस आराम से गुजार कर और बहुत से पाकिस्तान के मसाइल जैसे कि कश्मीर और उसको भी आज़ाद करा सकते थे। डॉक्टर पटेल ने प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह कैद आज़म की बीमारी की रिपोर्ट लीक करने की बजाय उन्होंने कैद आज़म की बिगड़ती सूरत हाल से परेशान होकर कैद आज़म से एक मुलाकात की। उन्होंने कैद आज़म को बताया कि वो अपनी जिस्मानी ताकत की आखिरी हद तक पहुँच गए हैं और अगर वो अपनी सेहत बेहतर चाहते हैं तो अपनी सियासी सरगर्मियाँ कम कर दें और इन हिदायत पर अमल करके कैद आज़म ज़िंदा ज़रूर रह सकते थे। और यहाँ तक कि डॉक्टर पटेल ने कैद आज़म को एक वार्निंग दे दी कि अगर उन्होंने अब भी अपनी सियासी मसरूफियात जारी रखी तो फिर वो इस दुनिया में 1 या 2 बरस के मेहमान हैं। कैद आज़म ने खामोशी से सारी बातें सुनी। टीबी जैसी बीमारी का सुनकर भी कैद आज़म के चेहरे पर फिक्र या परेशानी नहीं थी। डॉक्टर पटेल खामोश हुए तो कैद ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद को इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ सकता कि मुझे किसी अच्छे हस्पताल में एक बेड मिल जाए। मैंने तारीख़ के इस नाज़ुक मोड़ पर ख़ुद को हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत के लिए वक्फ़ कर दिया है और मौत के सिवा दुनिया की कोई ताकत मुझे इस काम से नहीं रोक सकती। मैं अपनी सियासी सरगर्मियों में सिर्फ इतनी कोशिश करूँगा कि मेरे फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कमी न रह जाए। इस जवाब के साथ ही कैद आज़म ने एक अहम बात की। ये बात इतनी अहम थी कि अगर डॉक्टर पटेल इस पर अमल ना करते तो कैद आज़म और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सारी जद्दोजहद रैगा हो जाती। उन्होंने डॉक्टर पटेल से कहा कि उनकी बीमारी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना अंग्रेज़ों को, ना कांग्रेस को और ना ही मुस्लिम लीग को, बल्कि दुनिया में डॉक्टर पटेल और कैद आज़म के अलावा इस बीमारी की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर पटेल ने ऐसे ही किया, बल्कि उन्होंने कैद आज़म के एक्सरे फॉर्म भी एक लॉकर में बंद कर दिए और ये रात पाकिस्तान बनने तक कोई न जान सका कि कैद आज़म टीबी के मरीज़ थे। जहाँ तक कि उन्होंने ये राज अपनी बहन फातिमा जना और अपनी बेटी दीना वार्डिया से भी छुपा लिया था।
جب قید اعظم کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا راز محفوظ ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، لیکن پہلے کی طرح وہ لوگوں کی نظروں سے خود کو بچا نہیں سکتے تھے۔ اس کے لیے ڈاکٹر پٹیل نے یہ کیا کہ قید اعظم کو لوگوں کی نظروں میں فٹ رکھنے کے لیے ہر 2 ہفتوں بعد ان کو طاقت کا ایک انجیکشن لگا دیا کرتے تھے۔ یوں قید اعظم نے اپنی بیماری کو چھپا کر پاکستان بنانے میں لگے رہے، کیونکہ ان دنوں انگریزوں اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح قید اعظم تقسیم ہند کی بات چھوڑ دے اور کوئی مفاہمت کا راستہ نکال لے۔ یہاں تک کہ کانگریس کے رہنما کرم چند گاندھی نے قید اعظم کو متحد ہندوستان کی عبوری حکومت کے بننے پر وزیر اعظم بننے کی بھی پیشکش کر دی تھی، لیکن قید اعظم اس کی یہ پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ قید اعظم اتنے پرعزم تھے کہ ہندوستان کے آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قید اعظم کو ضدی اور سائیکو کہہ دیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق قید اعظم پاکستان کے علاوہ کسی بھی بات پر راضی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ آخری 2 یا 4 سالوں کی بات ہے، کیونکہ پہلے کانگریس میں رہتے ہوئے قید اعظم نے مسلمانوں کے حقوق حاصل کر لیے تھے، لیکن بعد میں وہ سمجھ گئے تھے ہندو مفاد پرست قوم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ناظرین، ڈاکٹر پٹیل کا یہ رپورٹ کو چھپا دینا اور راز کو لیک نہ کرنا صرف قید اعظم پر احسان نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر یہ احسان تھا، کیونکہ اگر یہ رپورٹ سامنے آ جاتی تو انگریز اس بات کا فائدہ اٹھاتے اور یوں وہ قید اعظم کی موت کا انتظار کرتے اور پاکستان کے مسئلے کو ٹالتے رہتے۔ حالانکہ قید اعظم کی بیماری کے بارے میں کبھی کبھی خبریں بھی چھپتی رہتی تھیں، اور پھر آخرکار انگریزوں کو قید اعظم کے قیام پاکستان کے مطالبے پر ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کرنے اور پاکستان بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ یوں قید اعظم نے اپنی بیماری کو چھپا کر ہندوستان کا جغرافیہ اور یہاں کے مسلمانوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اور پھر اپنے ایک انٹرویو میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بتایا کہ قیام پاکستان میں ساری طاقت اور مسلم لیگ کے تمام فیصلوں کی طاقت صرف اور صرف قید اعظم کے ہاتھ میں تھی۔ اگر مجھے کسی نے قید اعظم کی بیماری کے بارے میں بتایا ہوتا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے تو میں یہ خطہ الگ بننے ہی نہ دیتا۔ ناظرین، پاکستان 14 اگست 1947 کو حقیقت کی صورت میں دنیا کے نقشے میں آ گیا، مگر اب قید اعظم کے لیے قیام پاکستان کے بعد کے مسائل جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ اور مہاجرین کا مسئلہ ایسے مسائل تھے جو قیام پاکستان سے پہلے کسی نے شاید سوچے بھی نہیں تھے۔ ان سے لڑنا تھا، مگر قید اعظم کے ناتواں جسم میں تو جان ہی نہیں تھی، تو پہلے جیسی طاقت بھی نہیں تھی، اور ان مسئلوں کا حل ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔